गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखो, कल मैं जिस टॉपिक पे डिस्कस कर रहा था वो आपने ध्यान से समझा होगा, एरोमेटिसिटी। टॉपिक को बहुत ही शॉर्ट तरीके से और कम टाइम में हमने कवर किया था, लेकिन आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में डिफरेंस अपन किस प्रकार से कर सकते हैं। आज अपन जीओसी के नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं, जो कि है रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट रिएक्शन इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है? अभिक्रिया मध्यवर्ती। कोई भी केमिकल रिएक्शन है वो एक निश्चित पाथ या पथ से निकलती है और उस रिएक्शन के बीच में कोई ना कोई ऐसा इंटरमीडिएट बनता है जिनसे अपन परिचित होते हैं। तो केमिस्ट्री में अपन टोटल 8-10 प्रकार के रिएजेंट देखते हैं जो कि रिएक्शन इंटरमीडिएट का काम करते हैं, यानी रिएक्शन के बीच में वो बनेंगे। रिएक्शन इंटरमीडिएट से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूं, बॉन्ड क्लीवेज। बॉन्ड क्लीवेज का मतलब है बंध विदलन। तो देखो, बॉन्ड क्लीवेज है दो प्रकार का होता है। एक होता है, इस तरफ लिख देता हूं मैं, ठीक है। एक होता है होमोलाइटिक क्लीवेज, दूसरा होता है हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। ये लीजिए, ये होमोलाइटिक हेटेरोलाइटिक क्लीवेज हो गया। हिंदी में आप जानना चाहो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं समास विदलन या समास विखंडन। नोट डाउन कर सकते हो। हेटेरोलाइटिक क्लीवेज को बोलते हैं विसमास विदलन या विसमास विखंडन। इसको बताने के लिए अपन आधा तीर का चिन्ह काम में लेते हैं यूं, और इसको दर्शाने के लिए पूरा तीर का चिन्ह काम में आता है। मान लीजिए कि एक बॉन्ड बना है ए और बी के बीच में, ठीक है। ऐसा ही एक बॉन्ड में इधर बना लेता हूं ए और बी के बीच में। दो एटम के बीच का बॉन्ड यदि नॉन पोलर हो, जैसे कार्बन कार्बन बॉन्ड हो या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हो, यदि नॉन पोलर बॉन्ड हो, टेम्परेचर हाई हो, देखो नॉन पोलर बॉन्ड हो, टेम्परेचर है वो हाई हो, नॉन पोलर सॉल्वेंट हो, अध्रुवीय बंध, उच्च ताप, और नॉन पोलर सॉल्वेंट का मतलब है कि अध्रुवीय विलायक, इसके अलावा यूवी रेडिएशन हो, तो इन कंडीशन में दो एटम के बीच का जो बॉन्ड टूटता है वो आधा इधर और आधा इधर इस प्रकार से टूटेगा। और हमें पता है कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको आधा आधा तोड़ेंगे तो प्रत्येक एटम पर एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, जिसको अपन अनपेड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे? फ्री रेडिकल। कार्बन कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, इसका भी अपन होमोलाइटिक क्लीवेज करेंगे तो क्या बनेगा? फ्री रेडिकल। बहुलकीकरण की कुछ अभिक्रियाएं होती है, वहां पर अपन पेरोक्साइड लेते हैं और उस पेरोक्साइड को अपन यूवी रेडिएशन की प्रेजेंस में रिएक्टेड कराए तो उस रिएक्शन में भी फ्री रेडिकल बनते हैं। मैं इस वाले बॉन्ड को तोड़ूंगी या इस वाले को, यहां पर भी आधा आधा टूटेगा और इस प्रकार से फ्री रेडिकल बन जाएंगे। यहां पर भी क्या होगा? फ्री रेडिकल बन जाएगा। ये होता है होमोलाइटिक क्लीवेज। मान लो कि इस प्रकार से ROOR, दो ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हो तो मान के चलो कि वो पेरोक्साइड होगा, और इस पेरोक्साइड को अपन ये लीजिए यूवी लाइट की प्रेजेंस में हीट करें तो यहां पर होमोलाइटिक क्लीवेज से पेरोक्साइड फ्री रेडिकल बन जाता है। तो ऐसे बॉन्ड क्लीवेज को क्या बोला जाता है? होमोलाइटिक क्लीवेज। और होमोलाइटिक क्लीवेज हैं, इनके कारण क्या बनते हैं? फ्री रेडिकल।
इसको बोला जाता है समास विखंडन, बंध का बराबर का बंटवारा। अब मान लो कि ए और बी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की ज्यादा है, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पूरे इस पे चले गए, तो एक एटम पर पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पर क्या आ जाता है नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब है कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन समान रूप से दोनों परमाणु पर वितरित नहीं हुए। ऐसे क्लीवेज को बोलते हैं हेटेरोलाइटिक क्लीवेज, या क्या बोला जाता है विसमास विखंडन। कंडीशन इनकी बता देता हूं कि वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में है, तो ये पोलर सॉल्वेंट में होते हैं, पोलर बॉन्ड होना चाहिए, लो टेम्परेचर पर भी हो जाएगा। मान लीजिए कि ये है CH3Cl, कार्बन हेलोजन बॉन्ड पोलर बॉन्ड है, तो पोलर सॉल्वेंट में ये बॉन्ड यूं टूटेगा, एक कार्बोकेटाइन बनेगा और लिविंग ग्रुप के रूप में हैलाइड आयन निकल जाएगा। मान लीजिए इस प्रकार से ये एसीटोन है, पाई बॉन्ड यूं तोड़ा, तो पाई बॉन्ड के टूटने से क्या बन जाएगा कार्बोकेटाइन। इसका मतलब है कि यहाँ बॉन्ड का विसमास विखंडन होता है, बंध के इलेक्ट्रॉन अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु पर चले जाते हैं। मान लीजिए कि कार्बन के साथ कोई मेटल जुड़ा है, CH3 MgBr, ग्रिग्नार्ड विकर्मक है, सब जानते हो। तो बताओ कार्बन ग्रुप 14 में मैग्नीशियम किस वर्ग से है, दूसरे वर्ग से है। तो हमें पता है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं चलने पर विद्युत ऋणता बढ़ती है, तो कार्बन की विद्युत ऋणता मैग्नीशियम से तो ज्यादा ही होगी, क्योंकि मैग्नीशियम है वो एल्कालाइन अर्थ मेटल होता है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर चले गए। इसको भी हेटेरोलाइटिक क्लीवेज बोलेंगे, लेकिन ऐसा करने से कार्बन पर क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज तो कार्बोकेटाइन और नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा कार्बेनियन होगा। दोनों ही हेटेरोलाइटिक क्लीवेज से बनते हैं। इसका मतलब है कि होमोलाइटिक क्लीवेज से यदि फ्री रेडिकल बनते हैं, तो हेटेरोलाइटिक क्लीवेज से केटायन या एनायन बनेंगे, क्योंकि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एक एटम पर जाते हैं, जिस एटम पर जाएंगे वहां नेगेटिव चार्ज, और जिस एटम से नहीं जाएंगे वहां कौन सा आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये बॉन्ड क्लीवेज होते हैं, यानी आप किसी भी बंध को दो प्रकार से तोड़ सकते हो। इसको आप नोट डाउन करें। अब अपन आगे चल रहे हैं। अब मैं आपको कुछ रिएक्शन इंटरमीडिएट बता रहा हूं। अभिक्रिया के बीच में कौन कौन से मध्यवर्ती बन सकते हैं उसकी अपन चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, एक होता है कार्बीन, एक होता है नाइट्रीन, ठीक है, एक होता है बेंजाइन, एक होता है फ्री रेडिकल, एक होता है कार्बोकेटायन, एक होता है कार्बेनियन, एक होता है येलाइड, एक होता है इनामीन। सातवां और आठवां ये अपन आगे की क्लास में पढ़ेंगे। आपके 12 तक इसका कोई काम नहीं है, तो इनकी अपन चर्चा नहीं करते हैं, ठीक है। टोटल जो 6 इंटरमीडिएट हुए हैं, सबसे पहले अपन इनको देख लेते हैं। कार्बीन क्या होता है? तो कार्बीन होता क्या है, ध्यान से सुने आप। ये मान लीजिए ये है CH4। यूवी लाइट की प्रेजेंस में यदि मैं इसका होमोलाइटिक क्लीवेज करूं, H का मतलब है कि यूवी लाइट में क्या होते हैं फोटोन, और एक फोटोन की ऊर्जा E बराबर H। तो इस प्रकार से ये बॉन्ड होमोलाइटिक क्लीवेज से टूटा, कार्बन पर एक फ्री रेडिकल आ गया और एक हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। एक बार फिर से इसको एनर्जी दी, एक बॉन्ड का और मैं इस प्रकार से होमोलाइटिक क्लीवेज कर देता हूं, तो कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़ी हैं और एक अनपेड इलेक्ट्रॉन इस तरफ और एक इस तरफ। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यदि किसी भी एटम के 2 बॉन्ड होमोलाइटिक क्लीवेज से तोड़ दिए जाए,
तो उस एटम पर 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। उसे अपन क्या बोलते हैं, कार्बीन। यानी कार्बन पर 2 बंध यदि समास विखंडन से तोड़ दिए जाए तो उसको क्या बोल देते हैं, कार्बीन। और ये कार्बीन 2 प्रकार की होती है। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं CH2, ये लीजिए ये कार्बीन है। यहां पर जो आपको ये इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, इसका ध्यान रखना कि ये कोई लोन पेयर नहीं है। इसकी आप कहानी समझो तो ये देखो, कार्बन के एस्पेक्ट में देखो 1 2 3 4, 2 बॉन्ड के 4 इलेक्ट्रॉन, 2 ये टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 6। अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8। कितने कम पड़ते हैं, 2। इसका मतलब है कि ये किसी से 2 इलेक्ट्रॉन ले सकती हैं। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन ले सकती हैं वो कौन है, लुईस अम्ल, क्योंकि ये लोन पेयर ले सकती हैं। जो लोन पेयर ले सकता है उसको और क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। यानी कार्बन एक इलेक्ट्रोफाइल है जो किसी माइनस चार्ज वाले कार्बन से जुड़ सकती है। इस कार्बन पर जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ध्यान से समझना, इस कार्बन पर जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इनका चक्रण एक दूसरे के विपरीत भी हो सकता है। यानी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मान लो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ये लीजिए, एक क्लॉकवाइज है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है। ऐसी स्थिति में यदि इनका चक्रण विपरीत हो तो इसको बोला जाता है सिंगलेट कार्बीन। क्या नाम होता है, सिंगलेट कार्बीन। और यदि एक क्लॉकवाइज है, दूसरा भी क्लॉकवाइज हो गया, या एक एंटी क्लॉकवाइज है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज हो गया, दोनों का चक्रण सेम है, तो ऐसी कार्बीन को क्या बोला जाता है, ट्रिपलेट कार्बीन। ये पहला रिएक्शन इंटरमीडिएट हो गया कि किसी भी कार्बन के 2 बॉन्ड होमोलाइटिक क्लीवेज से तोड़ दिए जाए तब क्या बनता है, कार्बीन बनता है। 2 प्रकार का होता है और ये क्या होता है, एक लुईस अम्ल होता है। इतना ही डिस्कस करेंगे, इससे ज्यादा नहीं। हम जब ऑर्गेनिक के चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ रिएक्शन ऐसी हैं जहां पर ये आएगा कार्बीन, जैसे राइमंड टिमान रिएक्शन है तो वहां पर कार्बीन आता है। इसके अलावा आइसोसाइनाइड परीक्षण है, वहां पर भी डाइक्लोरोकार्बीन आता है। तो वहां अपन इसको डिस्कस करेंगे। अगला टॉपिक है नाइट्रीन। इसको समझाने के लिए मैं ले रहा हूं NH3 का एग्जाम्पल। 3 हाइड्रोजन है, एक नाइट्रोजन पर लोन पेयर है। मान लीजिए कि इसका हम करें होमोलाइटिक क्लीवेज। देखो नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, ये बॉन्ड टूटा तो इधर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गया, अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गया। फिर मैंने एक बार और इसका होमोलाइटिक क्लीवेज किया तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन और इस पे आ गया। ये लोन पेयर, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल फिर से अलग हो गया। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, और ये इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। तो 4 और 2 कितने हुए, 6। इसका मतलब है कि नाइट्रीन है, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन हैं। अष्टक पूरा करने के लिए 8 चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसको हम लुईस अम्ल कह सकते हैं, या इससे हम इलेक्ट्रोफाइल कह सकते हैं। इस लोन पेयर को आप छोड़ देना, बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं इनकी वही कहानी है। ये लोन पेयर मैंने छोड़ दिया। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यदि इनका चक्रण एक दूसरे के विपरीत है तब तो ये कहलाएगी सिंगलेट नाइट्रीन, और यदि इनका चक्रण एक ही तरफ है तो इसका क्या नाम हो जाएगा, ट्रिपलेट नाइट्रीन। ये लो, जिस प्रकार कार्बन उसी प्रकार क्या होती है, नाइट्रीन। नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड होमोलाइटिक क्लीवेज से टूटते हैं तब किसका निर्माण होता है, नाइट्रीन का। एक सिंगलेट, एक ट्रिपलेट, और इसके भी अष्टक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। तीसरे इंटरमीडिएट पे चलते हैं, बेंजाइन पर। बेंजीन आपको पता है इन लगा है, बेंजाइन में आइन लगा है।
इसका मतलब है कि ये बेंजीन है, मान लीजिए यहां पे हेलोएरिन ले लेते हैं अपन, मान लीजिए एक हेलोजन लगा है, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन या फेनिल क्लोराइड। और क्लोरोबेंजीन एक प्रकार का हेलोएरिन है, ये चीज आप अच्छे से जानते होंगे कि क्लोरोबेंजीन एक प्रकार का हेलोएरिन होता है। यदि इस हेलोएरिन की रिएक्शन में किसी बेस से करा दूं, चाहे एल्कोहलिक KOH हो चाहे NaOH हो, तो ये बेस क्या करेगा, यहां से हाइड्रोजन को H+ की फॉर्म में निकालेगा। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और ये हेलोजन इधर निकलेगा। कौन सी रिएक्शन हुई, विलोपन अभिक्रिया यानी एलिमिनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन से होगा क्या, यहां एक बॉन्ड और आ जाएगा प्लस हमें H2O प्लस Cl-। तो बेंजीन से हाइड्रोजन निकला, फिर क्लोरीन निकला, दोनों निकलने पर एक बॉन्ड बना, तो एक बॉन्ड आने पर इसका नाम बेंजीन की जगह क्या हो जाएगा, बेंजाइन। ये बेंजाइन भी रिएक्शन इंटरमीडिएट का काम करती हैं। इसको आप एरोमेटिक यौगिकों की रासायनिक अभिक्रिया में जरूर पढ़ोगे। बेंजाइन के बाद अपन चलते हैं फ्री रेडिकल पर। फ्री रेडिकल कार्बोकेटायन, कार्बेनियन, ये तीनों मैं डिस्कस हालांकि कर चुका हूं। होमोलाइटिक क्लीवेज से ये बना था, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज से ये बनते हैं। इन तीनों की स्टेबिलिटी की चर्चा रेजोनेंस में हो गई थी, इंडक्टिव इफेक्ट में हो गई थी, हाइपर कॉन्जुगेशन में हो गई थी। एक बार फिर से हम इनको देख लेते हैं। फ्री रेडिकल क्या होता है, मान लीजिए किसी एटम पर एक इलेक्ट्रॉन है, यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मान लो मेथेन है, तो कार्बन पर दो होमोलाइटिक क्लीवेज करते हैं तब तो कार्बीन बनती है, और एक होमोलाइटिक क्लीवेज करने से क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल। ये भी एक फ्री रेडिकल हो गया, ये भी एक क्या हो गया, फ्री रेडिकल हो गए दोनों फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल की अपन संरचना देख लेते हैं। कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, ये लीजिए 1 2 3। कार्बन के साथ जो 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं वो 120 डिग्री के कोण पर होते हैं। कार्बन का संकरण sp2 होता है, और ये 120 डिग्री से जो एक त्रिकोण बना है इसके लंबवत एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल होता है। अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है, असंकरित p कक्षक। ये तो आप भी सोच सकते हो कि sp3 या sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो sp या sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल हमें जरूर मिलेगा, sp3 में नहीं मिलता, क्योंकि एक s और 3 p है वो ऑलरेडी लगभग भाग ले चुके होते हैं संकरण में। तो एक s और 2 p है, तो तीसरा p z ऑर्बिटल यहाँ पे ये बचा हुआ है। इस अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन रहता है अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब मुझे एक बात बताओ कि इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4, 2 6 और 1 ये, यानी फ्री रेडिकल में टोटल इलेक्ट्रॉन 7 है। अष्टक पूरा करने के लिए 8 चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन कम है। तो फ्री रेडिकल क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, यानी इन पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ये किसी से इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। और फ्री रेडिकल की अपन स्टेबिलिटी की चर्चा करें तो मैं आपको बता देता हूं कि फ्री रेडिकल है वो 3 चीजों से स्टेबल होता है। CS3 दे रखा है, CS3 CH2 दे रखा है, CS3 CH CH3 दे रखा है, और एक CS3 C CH3 CH3 दे रखा है। आपको बता दिया कि फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हैं, तो कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह उसको स्टेबल करेगा। तो यहाँ मैथिल लगा, यहाँ 2 मैथिल, ये मैथिल का इंडक्टिव इफेक्ट है +I,
उसके अकॉर्डिंग ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है कि फ्री रेडिकल है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, तो प्लस आई वाला समूह उसको क्या करेगा, स्टेबल करेगा। अब मुझे बताओ हाइपर कॉन्जुगेशन क्या कहता है। हाइपर कॉन्जुगेशन ये कहता है कि जहां एल्फा हाइड्रोजन ज्यादा वहां स्टेबिलिटी ज्यादा। फ्री रेडिकल से जुड़ा कार्बन एल्फा, तो एल्फा हाइड्रोजन कितनी है, 9, ये लो 9 एल्फा हाइड्रोजन, इस पर एल्फा हाइड्रोजन 6, इस पर 3 और इस पर 0। तो अति संयुग्मन का एल्फा हाइड्रोजन स्टेबिलिटी में भाग लेता है, तो जहां एल्फा हाइड्रोजन ज्यादा वहां स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। और रेजोनेंस क्या कहता है, मान लीजिए कि ये इस प्रकार से एलाइलिक फ्री रेडिकल है, तो ये फ्री रेडिकल इस प्रकार से रेजोनेंस में भाग ले सकता है। ऐसा करने से फ्री रेडिकल इधर चला गया, डबल बॉन्ड इधर आ गया, फिर ये इधर और ये इधर। इसका मतलब है फ्री रेडिकल, रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन तीनों से स्टेबल होता है। और ये मैंने आपको बहुत डिटेल से पहले बता दिया था, ज्यादा चर्चा अपन इस पर नहीं करेंगे। अब मैं ले रहा हूं कार्बोकेटायन, मान लीजिए ये है CH3Cl। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब ये पोलर बॉन्ड टूटता है तो ये कार्बोकेटायन बनता है। इस कार्बोकेटायन की संरचना देख लो, बिल्कुल फ्री रेडिकल की तरह। अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है, कार्बन का संकरण sp2 है, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है, कार्बन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। किसी से ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, ये लुईस अम्ल होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करेगा। ये कार्बोकेटायन की संरचना मैंने बता दी। कार्बोकेटायन भी फ्री रेडिकल की तरह 3 प्रकार के होते हैं, 1 डिग्री कार्बोकेटायन, 2 डिग्री कार्बोकेटायन और एक क्या होता है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन। देखो एक होता है 1 डिग्री कार्बोकेटायन, यानी जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उसकी डिग्री क्या होगी, 1। जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उसकी डिग्री 2 और यहां उसकी डिग्री 3। इंडक्टिव इफेक्ट क्या कहता है कि कार्बन पर प्लस चार्ज यानी वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, गरीब है, तो उसको 3 सहारा देने वाले ज्यादा स्टेबल, 2 कम स्टेबल, 1 वाला उससे कम स्टेबल। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या कहता है, प्लस चार्ज वाले कार्बन से जुड़ा कार्बन एल्फा कार्बन, और उस एल्फा कार्बन की हाइड्रोजन क्या होती है, एल्फा हाइड्रोजन। वो एल्फा हाइड्रोजन सिस्टम में रेजोनेंस क्रिएट करती हैं और स्टेबिलिटी देती हैं। तो यहाँ 9 एल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 6 और यहाँ 3। इसका मतलब है कि जो प्रेरणी प्रभाव देता है वही अति संयुग्मन कहता है। इसमें ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ गया। और रेजोनेंस की बात करें तो रेजोनेंस भी कार्बोकेटायन को स्टेबल करता है। ये लीजिए इस प्रकार से, इधर आ गया डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज इधर, फिर ये पाई बॉन्ड इधर। किसी भी अणु के एक सिरे पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो तो उस कमी को पूरा करने के लिए दूसरा सिरा उसको इलेक्ट्रॉन देता है और कमी उस दूसरे सिरे पर चली जाती है। इसको पूरा करने के लिए फिर से पहला सिरा अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे सिरे को देता है। इस प्रकार से बैलेंस बन जाता है और इलेक्ट्रॉन इधर से उधर चलते रहते हैं और सिस्टम स्टेबल हो जाता है। तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी भी मैंने आपको रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन में बता दी थी। कार्बोकेटायन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये तो मैंने आपको बता दी है। डिटेल से पढ़ना चाहो तो कार्बोकेटायन है वो और भी देखो, एरोमेटिक कार्बोकेटायन होता है, मिसेलेनियस कार्बोकेटायन होता है, इंडक्टिव इफेक्ट का कार्बोकेटायन होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन का कार्बोकेटायन अलग होता है, परसेंट एस कैरेक्टर का अलग होता है, एंटी एरोमेटिक अलग होता है। ये सारे कार्बोकेटायन अभी अपन को पढ़ने नहीं, आगे की क्लास में इसको पढ़ेंगे। टोटल 8 प्रकार के कार्बोकेटायन आएंगे। इनकी स्टेबिलिटी अभी यहाँ पढ़ने की जरूरत है नहीं। अब देखो कार्बेनियन। कार्बेनियन में क्या होता है, मान लो कि कार्बन से कोई मेटल जुड़ी है,
मैं ऑर्गेनो मेटेलिक रिएजेंट की बात कर रहा हूँ, कार्ब धात्विक यौगिकों की। तो मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिखती सी बात है कार्बन से कम होगी, तो यहाँ पर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन पर चले जाते हैं और कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिसको बोला जाता है कार्बेनियन। इस कार्बेनियन की जियोमेट्री कुछ इस प्रकार की होगी, 3 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर, यानी माइनस चार्ज का जोड़ रहा हूं मैं, टोटल 4 होंगे, sp3 आएगा। और 3 + 1 से 4 होते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, पिरेमिडीय संरचना। क्या बोला जाएगा, पिरेमिडीय संरचना। यहां पर 3 हाइड्रोजन नीचे ट्राइपोल स्टैंड की तरह, और उस ट्राइपोल स्टैंड के ऊपर एक तरह से कुछ रखा है। बताया था तुम्हें कि एक मटकी रखने का स्टैंड है, इसके ऊपर इस प्रकार से ये घड़ा रखा हुआ है, तो बिल्कुल वही बात है। ये ट्राइपोल स्टैंड के 3 स्तंभ हैं और ऊपर लोन पेड़ की जगह मान लो कि वो घड़ा रखा हुआ है। ये होती है पिरामिडीय संरचना। कार्बेनियन की स्टेबिलिटी की बात करें तो अब ध्यान से सुनना मेरी बात। इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, इसमें 2, इसमें 2, 2, 2 4, 2 6 और 2 8। इसका मतलब है कि कार्बेनियन का ऑक्टेट कंप्लीट है, कार्बेनियन का ऑक्टेट कंप्लीट है, जबकि फ्री रेडिकल और कार्बोकेटाइन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, इसलिए उनको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट दिया था। ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, यहाँ इलेक्ट्रॉनों की किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह इसको अनस्टेबल कर देंगे, जबकि इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह इसको स्टेबल कर देंगे। देखो CH3 माइनस, CH3 CH2 माइनस, CH3 CH CH3 माइनस, ये लीजिए, ये अपन ने 3 कार्बेनियन ले लिए। 3 डिग्री कार्बेनियन हो गया, 2 डिग्री हो गया, 1 डिग्री हो गया। अब आप मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी कौन देने वाला है। तो नेगेटिव चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, उसको भी और 2-2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो वो अनस्टेबल होगा। तो इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह इसको अनस्टेबल करते हैं, इसका मतलब है ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ जाएगा। प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज, देन स्टेबिलिटी डिक्रीज, और माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज, देन स्टेबिलिटी भी इंक्रीज। हाइपर कॉन्जुगेशन है वो कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल में था, लेकिन कार्बेनियन में किसी भी प्रकार का हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता। और रेजोनेंस बचा, तो रेजोनेंस देख लो। रेजोनेंस तो यदि नेगेटिव चार्ज के साथ पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है तो वहां पर दिखती सी बात है रेजोनेंस हो जाएगा। ये लीजिए, ये नेगेटिव चार्ज है, कॉन्जुगेशन में है, तो नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो जाएगा ऐसा करने से। ये लीजिए, यदि इस प्रकार से नेगेटिव चार्ज है सिस्टम में तो ये नेगेटिव चार्ज भी बेंजीन वॉल्यूम में चला जाएगा और रेजोनेंस से क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। इसका मतलब है कि इन दोनों की स्टेबिलिटी को समझाने के लिए 3-3 फैक्टर थे, लेकिन यहाँ 2 ही फैक्टर हैं, रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन है वो कार्बेनियन में नहीं होगा। कार्बेनियन आपको बता दूं कि कार्बरिनाइन को कार्बेनियन कह रहे हैं, अपन हिंदी में क्या कहते हैं, कार्बरिनाइन। और जो कार्बोकेटाइन है इसको हिंदी में अपन क्या बोलते हैं, कार्बधनायन। इसका एक नाम और होता है कार्बोनियम आयन। क्या होता है, कार्बोनियम आयन। फ्री रेडिकल का मतलब हिंदी में क्या होगा, मुक्त मूलक। और इन तीनों के जो इंग्लिश में नाम है वही हिंदी में कार्बिन, नाइट्रिन और बेंजाइन। तो इनकी स्टेबिलिटी मैं आपको पहले के वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन रिएक्शन इंटरमीडिएट में ये वापस आते हैं तो एक बार हमने फिर से इनको देख लिया है। आज का अपना वीडियो यही कंप्लीट होता है। कल अपन डिस्कस करेंगे कि एरोमेटिक वॉल्यूम में ऑर्थो, मेटा और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या होते हैं। यदि कोई एरोमेटिक वलय है, इससे कोई ग्रुप लगाए G, मान लो कोई इलेक्ट्रोफाइल इस रिंग पर अटैक करने के लिए आता है,
तो ये ग्रुप किस प्रकार से उस इलेक्ट्रोफाइल को इफेक्ट करेगा, क्या ये ग्रुप उसको ऑर्थो स्थिति पर जोड़ेगा, क्या मेटा पर जोड़ेगा, क्या पैरा पर जोड़ेगा, ये ग्रुप किस प्रकार से डिसाइड करता है वो अपन कल के वीडियो लेक्चर में डिसाइड करेंगे। उसके बाद फिर अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म, उसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल एडिशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, रीअरेंजमेंट, ये सारी रिएक्शन है। इसके अलावा एलिमिनेशन रिएक्शन यानी विलोपन अभिक्रिया, उसकी E1 E2 मैकेनिज्म। 14 तारीख तक अपन मान के चलो कि 14 मई तक अपन जीओसी कंप्लीट कर लेंगे और 15 मई से अपना चैप्टर शुरू हो जाएंगे, जिसके लिए आप तैयार रहना। तो ध्यान से इन चीजों को वापस देखते रहना, 2-3 बार एक वीडियो को आप जरूर देखो, चीजें आपके समझ में आएगी, ऑर्गेनिक आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी।